हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। वेरेंडा आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मुकुल भारद्वाज, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारत का भूगोल शुरू कर चुके हैं और 4 लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी भारत के भौतिक विभाजनों के बारे में। हमने बात कर ली है हिमालय के बारे में, हमने बात करी है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में और उत्तरी मैदानों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम लोग जिस जगह की बात करने वाले हैं उसका नाम है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस लेक्चर में आप पाओगे कि मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल में भी जा सकता हूँ। क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ और यहाँ से जो जो बारीक सवाल जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है अपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में, वो सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। सबसे पहले बात करें कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है क्या चीज, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसके नाम पे चलते हैं हम लोग। नाम क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे, नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट रीजन। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न ये किस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है, किस चीज को इंगित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रदेश है, ये जो रीजन है, भारत के कौन से दिशा में मिलेगा आपको, तो मिलेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में। अब उत्तर पश्चिमी दिशा कौन सी होती है, ये मान लेते हैं नॉर्थ रीजन है, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। तो भारत का उत्तर पश्चिमी रीजन होगा ये। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि उत्तर पश्चिमी क्यों लगाया। नेक्स्ट चीज जिस पे हमको चलना है वो है डेजर्ट रीजन। कौन सा है, डेजर्ट। ये ऐसे मरुस्थलीय मरुस्थल कहा जाता है, रेगिस्तान कहा जाता है। अब डेजर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो डेजर्ट का मतलब, सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि डेजर्ट का मतलब ऐसा इलाका है जहां पे बहुत गर्मी पड़ती, नहीं। डेजर्ट या रेगिस्तान या मरुस्थल का मतलब वो क्षेत्र है जहां पे जो प्रेसिपिटेशन है, किसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। हिंदी में कहा जाए तो हम बात कर रहे हैं वर्षण की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्षण की। ये बहुत कम हो, क्या हो, प्रेसिपिटेशन या वर्षण बहुत कम हो। अगर प्रेसिपिटेशन या वर्षण बहुत कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा, क्या होगा, यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा, यहाँ जो वनस्पति होगी, यहाँ जो वनस्पति होगी वो बहुत कम होगी। कैसी होगी, बहुत कम होगी या जीरो के बराबर होगी। तो ऐसा इलाका जहां पे वर्षण बहुत कम है, वर्षण का अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बारिश जो है, वर्षा जो है, रेनफॉल जो है, ये वर्षण का एक प्रकार है। इसी तरीके से जब स्नोफॉल होता है वो भी किसका प्रकार है, प्रेसिपिटेशन का वो टाइप है। अगर ओले गिरते हैं, हेल स्टॉर्म है, वो भी किसका टाइप है, प्रेसिपिटेशन का टाइप है। हम लोग आगे जब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग बात करेंगे वर्षण और वर्षण के प्रकार, तो मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो अब आप समझना डेजर्ट का मतलब क्या है। डेजर्ट का मतलब एक ऐसा इलाका जहां पे बारिश या वर्षण बहुत कम हो रहा है, साथ ही साथ जिसकी वजह से क्या है, वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। ऐसा इलाका क्या कहलाता है, डेजर्ट कहलाता है, मरुस्थल कहलाता है। भारत की अगर अपन बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 2 मरुस्थल आपको मिलेंगे, एक है थार का मरुस्थल और दूसरा है लद्दाख का मरुस्थल। लेकिन चूंकि हम लोग कौन से इलाके की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिमी की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी डेजर्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम कौन से मरुस्थल की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग थार डेजर्ट की बात करेंगे, थार मरुस्थल की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत के कौन कौन से राज्यों में आपको मिलेगा, तो एक राज्य तो आपको पता है वो है राजस्थान। क्या राजस्थान के अलावा भी आपको देखने को मिलेगा, तो हाँ, राजस्थान के अलावा इसका कुछ हिस्सा आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ऊपर पंजाब हरियाणा में भी कुछ हिस्सा आपको किसका देखने को मिलता है, थार मरुस्थल का देखने को मिलता है। अब एक एक करके इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और आगे डिटेल्स में हम लोग इसमें चलेंगे। इट इज द लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कौन से प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा प्रदेश है, एरिड रीजन, या मैं कहूं शुष्क परिस्थितियां यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब है यहाँ पे जो बारिश है वो 15 सेंटीमीटर से भी कम आपको देखने को मिलेगी वार्षिक वर्षा की। अगर अपन बात करें एनुअल रेनफॉल की हम बात करें, द टोटल एरिया ऑफ थार डेजर्ट इज 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो काफी बड़ा एरिया। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं थार डेजर्ट की। अब थार डेजर्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा भारत में
थार डेजर्ट का कुछ हिस्सा आपको हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। नीचे लिखा हुआ है 85%, 85% ऑफ थार डेजर्ट इज इन इंडिया, रेस्ट 15% इज इन पाकिस्तान। तो अब जो हम बात कर रहे थे 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब है 100%, इसका मतलब है 100% एरिया। अगर इस 100% में से देखा जाए तो 85% आपको हिस्सा थार का कहां देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। और 85 के बाद जो 15% हिस्सा है थार मरुस्थल का, वो कहां देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको पाकिस्तान में। 60% ऑफ डेजर्ट लाइज इन राजस्थान एंड रेस्ट इन गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाए कि थार का मरुस्थल कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है, कौन कौन से स्टेट्स में ये स्प्रेड हो रखा है, तो वहां पे राजस्थान के अलावा आपको गुजरात भी मार्क करना होगा, पंजाब भी मार्क करना होगा, साथ ही साथ हरियाणा भी मार्क करना होगा। आगे जब हम लोग अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून्स के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों राजस्थान में जो स्थित था थार का मरुस्थल, वो धीमे धीमे पंजाब और हरियाणा में एंट्री कर रहा है। उसे कहा जाता है मार्चिंग ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का मार्च उसे कहा जाता है। क्या होता है हम लोग आगे उसको देखेंगे। इट मेनली इंक्लूड्स एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा इसके अलावा राजस्थान और गुजरात, इस इलाके में आपको एरिड और सेमी एरिड दोनों, शुष्क और अर्धशुष्क दोनों परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। और इस डेजर्ट रीजन की, इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, यहाँ की प्रमुख नदी है लूनी। कौन सी नदी है? लूनी इस नदी का नाम है, हिंदी में कहा जाता है लूनी नदी। और लूनी शब्द जो है राजस्थान का, लून का मतलब होता है नमक। तो ये नदी कैसी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ का जो पानी है वो आधा खारा पानी आपको देखने को मिलता है। आगे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो मैं आपको इस नदी की विशेष बात ये भी बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा अगर थार डेजर्ट की बात करें तो राजस्थान के भी कौन से हिस्से में आपको देखने को मिलता है, केवल वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा राजस्थान ही मरुस्थल है, ये हमारे मिसकंसेप्शन रहता है। अगर हम राजस्थान के नहीं है, राजस्थान के बाहर के हैं, तो हमको ये लगता है कि राजस्थान का मतलब क्या है, राजस्थान का मतलब तो थार का मरुस्थल या रेगिस्तान है। लेकिन नहीं, राजस्थान में आपको पर्वत भी देखने को मिलते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, यहाँ पे पठार भी आपको देखने को मिलेगा, मैदान भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ रेगिस्तानी हिस्सा भी आपको देखने को मिलता है। तो जो पश्चिमी राजस्थान है, और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो अरावली के, अगर आप पश्चिम में चले जाओगे तो आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलता है। अरावली के पूर्वी हिस्से में मरुस्थल जैसी कोई परिस्थिति आपको देखने को नहीं मिलती है। सम ज्योग्राफर्स include in the study of peninsular plateau because the base rocks of the desert are considered as the continuation of the rocks in the Deccan Plateau। कुछ भूगोलवेत्ताओं का मानना यह है कि जो थार का मरुस्थल है, इसको किसके साथ हमें पढ़ना चाहिए, प्रायद्वीपीय पठार के साथ पढ़ना चाहिए। उनका मानना यह है कि ये जो मरुस्थल है, मरुस्थल के नीचे जो चट्टानें हैं जो इनका आधार बना रही हैं, ये आधारभूत जो चट्टानें हैं, ये बिल्कुल कैसी हैं, ये बिल्कुल वैसी हैं जो चट्टानें आपको कहां देखने को मिलती है, प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलती है। ये कुछ भूगोलवेत्ताओं का मत है। कुछ भूगोलवेत्ता ये भी मानते हैं कि डेजर्ट को, मरुस्थल को किसके साथ पढ़ना चाहिए, मैदानों के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैदानों के से इनकी निरंतरता आपको देखने को मिलती है। अक्सर बहुत सारी किताबों में आपने डेजर्ट या मरुस्थल को अलग से नहीं भी पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि मरुस्थल को बहुत बार किसके साथ इंक्लूड कर लिया जाता है, मैदानों के साथ इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने जो डेजर्ट वाला पोर्शन है इसको अलग से पढ़ाने की कोशिश की है आपको। बट इन रियलिटी दिस रीजन पॉजेस इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। क्यों मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं? क्योंकि यहाँ की, इस थार की, इस उत्तर और पश्चिमी जो मरुस्थल है, इसकी खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुद की कुछ समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ सॉल्यूशंस हैं जो बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलते। इसलिए इस एरिया को हम लोग बाकी भारत के भौतिक विभाजन के साथ अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो थार का मरुस्थल है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये बना कैसे, तो हमें ये तो पता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये मूलतः भारत की प्लेट हुआ करती थी, और ये भारत की प्लेट किससे आके टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण होता है। लेकिन अब बात की जाए कि भाई मैदानों का निर्माण कैसा हुआ, तो मैदानों के निर्माण में मैंने आपको बताया था कि इस हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और
वो नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं, बहुत सारे अवसाद लेके आती हैं, और उन अवसादों को जब उन नदियों ने भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन में जमा कर दिया, जो टेथिस सागर द्वारा निर्मित थी, वहां से किसका निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है। तो पूछा जाए कि यार ये रेगिस्तान का निर्माण कैसे हो गया, मरुस्थल कहां से आ गया, तो मरुस्थल के निर्माण में कहा जाता है, हालांकि बहुत सारे अलग अलग मत हैं, लेकिन अभी जो सर्व सम्मत जो मत है वो ये है कि प्लेट टेक्टोनिक जब हो रहा था, यहाँ पे प्लेटें जब आगे बढ़ रही थी, तो ये मरुस्थल वाला इलाका अपने आसपास वाले इलाके से थोड़ा ऊपर उठ गया, और जैसे ही ऊपर उठा ये, तो जो नदियां यहां से बहा करती थी उन नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। अब यहां से कोई भी बड़ी नदी आपको देखने को नहीं मिलती है। जब नदियां यहाँ पे नहीं बहेंगी तो इलाका कैसा हो जाएगा, बहुत शुष्क हो जाएगा, या अर्ध शुष्क परिस्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। तो ये मानना है कि किसका ओरिजिन हुआ, इससे थार के मरुस्थल का ओरिजिन हुआ है। बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ सैंड इन दिस रीजन owes its existence due to the disintegration of the local rocks। कुछ ये मानते हैं कि भूगोलवेत्ता की जो चट्टानें यहाँ पे मौजूद थी, उन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ये मिट्टी बनी है, और इस मिट्टी से क्या किसका निर्माण हुआ है, इस रेत से रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। बट देयर आर इंडिकेशन ऑफ इरोजन ऑफ सरफेस रॉक्स बाय रनिंग वाटर। बहुत सारी चट्टानें देख के हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे पानी बहा है, कभी क्या बहा है, पानी बहा है, और पानी के बहाव से यहाँ पे अपरदन हुआ है। तो ये वाली बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रेत बनती है वो किससे बनती है, चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनती है। तो कुछ भूगोलविद्ता ये मानते हैं। Therefore, other experts believe that formerly the climate of region would have been humid, but gradually it became dry and the region was converted into desert। कुछ भूगोलवेत्ताओं को मानना है कि अभी जो यहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है, हमेशा ऐसी नहीं थी। जैसे बाकी मैदानी क्षेत्रों में आपको परिस्थितियां देखने को मिलती हैं क्लाइमेट की, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां आपको राजस्थान के थार मरुस्थल में देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे मौसमी बदलाव होने लगे, ये कंडीशन जो पहले कैसी थी, ह्यूमिड कंडीशन थी, किस में कन्वर्ट हो गई, शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में परिवर्तित होना शुरू हो गई है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, फॉसिल वुड पार्क। फॉसिल वुड पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो याद रखना ये इसको ये भी कहा जाता है आकल। आकल एक जगह है एक्चुअली जैसलमेर में, वहां पे फॉसिल पार्क स्थित है, इसलिए बहुत बार इसको इस नाम से भी जाना जाता है, आकल फॉसिल वुड पार्क। अब किसके फॉसिल मिल रहे हैं यहाँ पे, वुड के, कास्ट के, लकड़ी के यहाँ पे फॉसिल आपको देखने को मिलते हैं। नियर जैसलमेर बियर्स द टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट। क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो लकड़ियां मिलती हैं वो ये बताती हैं कि जो वुड जो यहाँ पे मिल रही है, जो कास्ट यहाँ पे मिल रही है, वो ये बता रही है कि ये जो जिन वृक्षों की ये लकड़ी है, वो वृक्ष शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियों में पैदा नहीं हो सकते। मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स ऑफ ह्यूज ट्रीज हैव बीन एक्सकेवेटेड इन आकल। मैनी जियोलॉजिस्ट बिलीव दैट फॉर्मली इट वाज वेरी फर्टाइल रीजन ड्रेन्ड बाय मैनी बिग रिवर्स। बहुत सारे भूगोलविद्ताओं का ये भी मानना है कि यहाँ से बहुत सारी नदियां गुजरा करती थी और बहुत फर्टाइल रीजन हुआ करता था। याद करो, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल आपको कहां देखने को मिलेंगे, राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके में भी देखने को मिलेंगे। और हमने जब जब सभ्यताओं के बारे में जाना है, सिविलाइजेशन के बारे में जाना है, तो हमने ये जाना है कि अक्सर ये जो सिविलाइजेशन है ये किसी रेगिस्तानी इलाके में नहीं मिलेंगे। आपको कहां मिलेंगी, जहां पे नदियां आप देखने को मिलती है, जहां पे बड़ी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, उसके इर्द गिर्द आपको क्या देखने को मिलती है, सभ्यता का जन्म होता हुआ देखने को मिलता है। द रीजन वॉज अपलिफ्टेड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वसम्मत मत है अभी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, इलाका उठ गया, और जो नदियां पहले यहां से बहा करती थी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। सिंधु नदी शिफ्ट हो गई, सिंधु नदी जैसे ही शिफ्ट हुई, ये वाला इलाका यहाँ पे कैसी परिस्थितियां बनने लगी, शुष्क और अर्धशुष्क परिस्थितियां बनने लगी। रिजल्टेंटली द ड्रेनेज ऑफ दिस रीजन वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द गंगा एंड द इंडस रिवर सिस्टम। इसीलिए हम ये कहते हैं आगे भी, और मैंने आपको बताया भी था कि अरावली जो है, अरावली के अगर दोनों तरफ आप देखो तो एक जो नदी तंत्र है वो सिंधु नदी तंत्र है, और दूसरा जो गंगा नदी तंत्र है वो कहाँ जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। इसलिए अरावली वाले इलाके को हमने कौन सा जगह बोली थी, वो है वाटर डिवाइड लाइन उसको कहा था। ठीक है, तो ये जो रेगिस्तान है, ये जैसे ही ऊपर उठा ये वाला इलाका, नदियां इसको छोड़ के इसके पास में से बहना शुरू हो गई। एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है ला टशे, was one of the western storm in the view that the
prevailing south region continuously brought sand with then it was deposited in this region. However, the hypothesis of climate drought is generally more acceptable. यहाँ पे क्या हुआ, बाढ़ सूखी की स्थिति बनी. सूखे की स्थिति क्या, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिव इलाका है, प्लेटें जैसे ही ऊपर उठी, जमीन जैसे ही ऊपर उठी, नदियां उसके पास से बहना शुरू हो गई और यहाँ पे सूखे जैसी कंडीशन बन गई. तो इससे किसका निर्माण हुआ, थार के मरुस्थल का निर्माण होता है. ठीक है. टेथिस सी का नाम भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा. टेथिस सी क्या था, जियोसिंक्लाइन था. और जब यहाँ के जो क्या थे, यहाँ पे जो डिपोजिशन हुआ था, डिपोजिशन से मैदान बने और यहाँ का जब पानी समाप्त हो गया और सिर्फ डिपोजिशन रह गया, रेत यहाँ पे रह गई, तो मरुस्थल आप अगर कभी समुद्र में जाओगे, बीच वाले इलाके पे जाओगे, तो आप देखोगे वहां पे भी बहुत महीन रेत आपको देखने को मिलती है बीचेस पे. बिल्कुल उसी प्रकार की रेत आपको कहाँ देखने को मिलती है, राजस्थान में. तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था और इसका पानी, चूंकि इलाका ऊपर उठ गया, पानी दोनों तरफ से हट गया और जैसे ही इलाका ऊपर उठा, रेत आपके सामने आ गई. तो इससे किसका निर्माण हुआ है, रेगिस्तान या थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है. किस पीरियड में हुआ ये टर्शियरी और प्लीस्टोसीन पीरियड में हुआ है. अब इस रेफरेंस में समझो कि आज जो समय चल रहा है वो होलोसीन है. होलोसीन से काफी पहले टर्शियरी पीरियड हमको देखने को मिलता है. टर्शियरी में, प्लीस्टोसीन में इस थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है. अगर इसके एक्सटेंशन, इसके विस्तार की बात करें तो इसकी चौड़ाई आपको कितनी देखने को मिलेगी, करीब 300 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है. लेंथ की अगर अपन बात करें, 640 किलोमीटर इसकी लेंथ है. और एवरेज हाइट, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको 200 से 300 मीटर आपको इसकी देखने को मिलती है. तो 300 और 600 किलोमीटर, ये बात आप ध्यान रखिएगा. तो काफी विस्तृत प्रदेश है. 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया आपको देखने को मिलेगा कहां पे, थार के मरुस्थल में. स्लोप की अगर अपन बात करें, स्लोप कैसे डिसाइड होता है, स्लोप नदियां जिस क्षेत्र में बह रही हैं, नदियों का बहाव जिस तरीके से, उस तरीके से हम लोग वहां के ढाल का पता लगा लेते हैं. तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट से लेके, कहां से, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ किसका स्लोप है, मरुस्थल या डेजर्ट का स्लोप आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी थी, हम भी हमने देखा था, लूनी नदी. तो लूनी नदी का जो अपवाह तंत्र है, उससे हमने डिसाइड किया कि स्लोप कैसा है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट आपको देखने को मिलता है. अगर मरुस्थल की हम बात करें तो मरुस्थल को हम जनरली 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं. कौन कौन से भाग हैं वो, पहला भाग है एरिड और राठी रीजन, शुष्क या राठी रीजन इसे कहा जाता है. दूसरा है सेमी एरिड या बांगर रीजन, अर्ध शुष्क प्रदेश इसे कहा जाता है. तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि भाई ये वाला इलाका मुख्यतः राजस्थान का इलाका है मान लेते हैं. और राजस्थान में यहाँ पे गुजरात के पालनपुर से शुरू होके रायसीना, दिल्ली तक कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती है, अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलती है. और यहाँ पे ये एक इमेजनरी लाइन अभी मान लो, तो आगे आपको बताऊंगा. ये जो लाइन है 25 सेंटीमीटर जो बारिश होती है उसकी लाइन है. ये वाली जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को कहा जाता है, ये है सेमी एरिड. कैसी है, अर्ध शुष्क वाली परिस्थितियां मिलेगी. और यहाँ पे प्रमुख रूप से शुष्क परिस्थितियां या एरिड रीजन आपको देखने को मिलता है. तो पूरे मरुस्थल को हमने कितने भागों में विभाजित कर लिया, 2 भागों में, एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्धशुष्क. शुष्क परिस्थितियों को हम लोग एक और लोकल नाम से जानते हैं, राठी. यहाँ पे राठी रीजन कहा जाता है. और ये जो है ये बांगर रीजन आपको देखने को मिलता है. एक एक करके इसको देख लेते हैं. उससे पहले जो जिसकी हम बात कर रहे थे, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन ये रही. इसके पास में आपको शुष्क प्रदेश देखने को मिलेगा और ये है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, या जिसे बांगर रीजन कहा था और इसे राठी रीजन हमने कहा था. एरिड रीजन की हम बात कर रहे हैं. एरिड रीजन में, एरिड रीजन कहां पे देखने को मिलेगा, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. तो मुख्य रूप से जो इसकी विशेषता है वो क्या है, यहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम आपको देखने को मिलती है. ठीक है, ये एरिड की बात हो गई. अब एरिड को भी आगे जाके हम लोग 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं. कैसे चल रहा है देखो डिवीजन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मरुस्थल की, हम लोग बात कर रहे थे डेजर्ट की. डेजर्ट को 2 भागों में विभाजित किया. एक वो इलाका है जो एरिड है, जो शुष्क परिस्थितियां हैं, और दूसरा इलाका सेमी एरिड है जहाँ पे अर्धशुष्क परिस्थितियां देखने को मिलती हैं. अब एरिड को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं. एक वो इलाका जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, रेत के धौरे जिन्हें कहा जाता है, वो देखने को मिलते हैं, वो इलाका. और दूसरा जहाँ पे रेत के धौरे देखने को नहीं मिलेंगे, विदाउट सैंड ड्यून्स. कौन कौन से देखिए, पहला रीजन विदाउट सैंड ड्यून्स और दूसरा रीजन विद सैंड ड्यून्स. अब से अगर ये पूछ ले जाए
कि ज्यादा एरिया वो है जहाँ पे मिट्टी के टीले मिल रहे हैं, या वो इलाका है जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं मिल रहे। तो विद सैंड ड्यून्स वाला जो इलाका है वो है करीब 58.5%, और जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है, जहाँ पे मरुस्थल नहीं है, जहाँ पे सॉरी क्या नहीं है, रेत के टीले नहीं है, वो है 41.5%। तो वो इलाका जहाँ पे सैंड ड्यून्स है वो इलाका आपको ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, विदाउट सैंड ड्यून्स एरिया की अगर अपन बात करें तो सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड इन दिस रीजन बिकॉज ऑफ रॉकी डेजर्ट। ये कैसा इलाका है? ये रॉकी डेजर्ट है। कैसा है? यहाँ पे चट्टाने बहुत देखने को मिलेगी। अगर चट्टाने या पत्थर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पे आपको क्या देखने को नहीं मिलते? रेत के बड़े बड़े टीले नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है। और रॉकी डेजर्ट का एक और नाम हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आगे हम पढ़ेंगे। हमादा इसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हिंदी में? याद रखना, हमादा। क्या कहा जाता है? हमादा इसे कहा जाता है। मुख्यतः है ये वाला जो इलाका है आपको कहां देखने को मिलेगा? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान में मिलेगा आपको। जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर और जोधपुर वाला जो इलाका है वहां पे आपको कौन सा मरुस्थल देखने को मिलेगा? जिसमें सैंड ड्यून्स नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही जैसलमेर आपको पथरीला देखने को मिलेगा, नहीं। जैसलमेर में बहुत सारी जगह आपको मरुस्थल में वो वाला हिस्सा भी देखने को मिलेगा जहां पे क्या है? रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर इलाका कौन सा है? जहां पे सैंड ड्यून्स नहीं है। विद सैंड ड्यून्स के एरिया की अगर अपन बात करें, अब सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं? सैंड ड्यून्स बनने का सीधा सीधा मतलब है जब पवने चलती हैं बहुत तेजी से, विंड्स जब ब्लो करती हैं तो पवने अपने साथ क्या लेके चलती हैं? रेत के छोटे छोटे अवसाद लेके चलती है। जब बहुत दूरी तक पवने जा रही है, उनकी गति जब धीमी हो जाएगी तो वो अवसादों का क्या कर देगी? निक्षेपण कर देगी। जो सेडिमेंट्स है उनका डिपोजिशन कर देगी, और उस निक्षेपण के कारण वहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? रेत के टीले देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। तो विंड सॉइल के साथ क्या होती है? डिपॉजिट होती है, और उससे किसका निर्माण होता है? सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। इन राजस्थान स्टेट द सैंड ड्यून्स आर मैक्सिमम इन जैसलमेर। अभी हमने ये भी कहा था कि जैसलमेर में सैंड ड्यून्स नहीं भी मिलते हैं। तो जैसलमेर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। तो जैसलमेर में बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां पे सैंड ड्यून्स नहीं मिल रहे। लेकिन अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सैंड ड्यून्स सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, तो जैसलमेर में मिलते हैं। और जैसलमेर में मैं आपको बताऊं, एक फेमस जगह है जिसे कहा जाता है सम। क्या कहा जाता है? सम इसे कहते हैं। सम में बहुत खूबसूरत आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपने विदेश की जो कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, और वहाँ पे आपने क्या देखी है? आपने देखी है कि जो जीप होती हैं वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स पे चढ़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? थार डेजर्ट में, जैसलमेर के अंतर्गत वो देखने को मिलती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जोधपुर। जोधपुर की विशेषता ये कि यहाँ पे सभी प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेत के टीले आपको देखने को मिलते हैं, धौरे आपको देखने को मिलते हैं। अब कुछ 3 टाइप्स के सैंड ड्यून्स है प्रमुख रूप से हमको देखने हैं। उसके अलावा अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो आरएस के एग्जाम में तो हमको 9-10 टाइप्स के सैंड ड्यून्स पढ़ने पड़ते हैं। बट यूपीएससी के लिए हमें 3 टाइप्स इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। बरखान सबसे पहले इसे कहा जाता है। क्या कहता है हिंदी में? इसे कहते हैं बरखान। बरखान ये किस प्रकार की आकृति होती है? ये जैसे चांद जो होता है, मून जो होता है, क्रिसेंट जिसको कहते हैं, क्रिसेंट शेप जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। और आपने प्रमुख रूप से जितने भी आज तक क्या देखे सैंड ड्यून्स देखे, वो कैसे सैंड ड्यून्स देखे हैं? सॉरी, वो आपने बरखान देखे हैं। व्हेन विंड डिपॉजिट सॉइल इन द क्रिसेंट शेप, कैसे? चंद्राकार आकृति में अगर मिट्टी का निक्षेपण हो गया, रेत का निक्षेपण हो गया, सॉइल का डिपोजिशन हो गया, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप बरखान कहोगे। ये इंपॉर्टेंट बातें समझने के लिए, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड कम्स इन बरखान हैज कॉन्वेक्स स्लोप। मान लेते हैं इस डायरेक्शन से क्या आ रही है? विंड आ रही है। तो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है वो कौन सी स्लोप होगी? इसकी कॉन्वेक्स होगी। और उसके अपोजिट कौन सी होगी? कॉनकेव होगी। ठीक है। ये इस तरीके से बरखान का निर्माण होता है। इधर से पवने आ रही है, पवनों ने निक्षेपण करना शुरू करा। ये वाली जो शेप आपको देखने को मिल रही है कौन सी है? कॉन्वेक्स है। और इसके एकदम विपरीत आपको कौन सी शेप देखने को मिलेगी? कॉनकेव देखने को मिलती है। और ये एकदम टॉप वाला इलाका होगा इसका। जैसे आप चढ़ोगे तो एकदम टॉप पे जो इलाका देखने को मिलता है। और जब पवने चलती हैं तो यहाँ की मिट्टी, ये वाली जो मिट्टी है, इस तरफ शिफ्ट होती रहती है। इसलिए बहुत बार बरखान को क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स कहते हैं। कौन से सैंड ड्यून्स हैं ये? शिफ्टिंग
सैंड ड्यून्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पवनों के कारण सबसे पहले जो शिफ्ट होते हैं, सबसे ज्यादा दूरी तक जो शिफ्ट होते हैं, वो कौन से रेत के टीले होते हैं या कौन से सैंड ड्यून्स होते हैं? तो वो होते हैं बरखान। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाले जो इलाके हैं, लोग रात में अक्सर बाहर नहीं सोते हैं, वो अपने घरों में सोते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि रेत का पूरा टीला टीला जो है, सैंड ड्यून जो है, वो एक ही रात में ट्रेवल करके और दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाए, और उसी जगह आप नीचे अगर सो रहे हो तो क्या होगा? रेत आपके ऊपर धीमे 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 जमा होती हुई चली जाएगी। हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, जो भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ सीमा की क्या कर रही हैं? रक्षा कर रही हैं। वो अक्सर आप देखोगे वहां पे क्या होता है कि जो तारबंदी हो रखी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो बॉर्डर है, वो तारबंदी पूरी की पूरी ढक जाती है। किसके कारण? सैंड ड्यून्स के कारण। ठीक है, अगर जेठालाल वाला एपिसोड याद है तो वो कच्छ ऑफ रन की बात की जाती है, जब वो कच्छ ऑफ रन में भी एकदम सेम इलाका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ पे जब राजस्थान की बात होती है, स्पेशली जैसलमेर वाली जो इलाका है, जब बीएसएफ गर्मियों के समय में आपने देखा होगा, वो पूरा सैंड ड्यून से कवर हो जाता है बॉर्डर। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि आप हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। दूसरे प्रकार के सैंड ड्यून्स होते हैं, वो होते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। कैसे होते हैं? ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य सैंड ड्यून्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कब बनते हैं? व्हेन द सॉइल इज डिपॉजिटेड एट द राइट एंगल ऑफ द विंड। कब बनेंगे? जब विंड के राइट एंगल में डिपोजिशन होगा। किसका? रेत का। तो मानो ये डायरेक्शन ऑफ विंड है और मिट्टी जो बन रही है, वो उसका डिपोजिशन किस तरीके से हो रहा है? एकदम राइट एंगल पे हो रहा है। तो इस समय इस तरह से ये सैंड ड्यून्स बनते हैं और इस तरफ से विंड चल रही है। ये जो सैंड ड्यून्स है, इनको कौन सा सैंड ड्यून्स आप कहोगे? ट्रांसफर सैंड ड्यून्स कहोगे। और इसी तरीके से आपके पास लॉन्गिट्यूडनल भी सैंड ड्यून्स होते हैं। ये कब बनेंगे? जब विंड के डायरेक्शन के पैरेलल, मान लो विंड का डायरेक्शन ये है और इसके पैरेलल ही अगर किसका निक्षेपण हो जाए? रेत का। रेत के जो छोटे छोटे कण हैं उनका डिपोजिशन हो जाता है, तो आप कौन से सैंड ड्यून्स कहोगे? लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कहोगे, लीनियर सैंड ड्यून्स उन्हें कहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी हमने देखा था कि रेगिस्तान के तो दो प्रकार होते हैं, एक तो था एरिड और दूसरा था सेमी एरिड। ठीक है, एरिड को हमने दो भागों में बांटा था, जहां पे सैंड ड्यून्स मिलेंगे और जहां पे सैंड ड्यून्स नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सेमी एरिड एरिया कौन सा है डेजर्ट का। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है? ये चीजें बहुत छोटी छोटी अभी आपको लग रही होंगी, लेकिन यहां से यूपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा में कई बार सवाल पूछे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा भी सेशन लेंगे जहां पे मैं आपको पीवाईक्यूज हल करवाऊंगा, जो जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि यहां से प्रश्न नहीं बनते, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चीजों को अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप पाओगे बहुत तेजी से आप चीजें इसमें भूलते चले जाते हो। इंडियन ज्योग्राफी की यही समस्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या कंसेप्ट है, तो एक बार अगर आपने पढ़ लिए तो बार बार आपको ऐसा नहीं कि बहुत कम समय में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली ये होता है कि हम चीजें भूल जाते हैं। तो चीजें ना भूलने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि आप चीजों को क्या करते रहो? रिवाइज करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग जो बचा हुआ मरुस्थल का हिस्सा है वो वहां पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे तटीय इलाकों पे चलेंगे। तब तक आपको क्या करना है? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। और उसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है और हमारे वरांडा आईएएस के आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप इसे स्कैन करें, इस पर मैसेज करें। जिस भी रेस्पेक्टेड फैकल्टी की से जो भी सब्जेक्ट है उसका जो डाउट है वो आप यहाँ पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। Veranda IAS, where your dream becomes reality.